हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सास की नौकरी करने वाली बहू को सास कैसे सबक सिखाती है कि वो नौकरी करने बाहर जाना तो दूर, नौकरी का नाम सुनते ही अपने कानों को बंद कर लिया करती थी। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि सास की नौकरी करने वाली बहू के साथ, जो वो नौकरी करने के नाम से ही अचानक दूर भागने लगी और डरने लगी। सरला की अब उम्र हो चुकी थी, तो वो अपने बेटे अमन की शादी गांव की लड़की चंदा से करवाती है। अब चंदा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। वो शुरू में खूब काम करती है, क्योंकि उसकी सास सरला ने अपने बेटे अमन की शादी ही इसीलिए की थी कि बहू आ जाए तो उसे काम ना करना पड़े। अब अपनी बहू को काम करते हुए देखकर एक रोज सरला अपनी बहू चंदा से कहती है, बहू, मैं अपने बेटे की ऐसी ही बहू चाहती थी जो मेरे घर आते ही अपने काम काज में मन लगा ले, और तूने तो मेरा घर संभाल ही लिया। माँ जी सुनो, अब आपने मुझसे ये बात कही तो है, आप भी सुन लो। मैं आपकी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। मुझे इस घर में काम नहीं करना। मैंने एमए की है। मैं अपने मायके में भी झाड़ू पोछा बर्तन करती रही हूँ, और अब यहाँ भी ये सब करूँ? मेरे बस की तो नहीं है ये सब माँ जी। बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? अमन के होते हुए तू घर से बाहर काम करने के लिए जाएगी? माँ जी, तब आप मुझे देखने के लिए आए थे तो आपने यही कहा था कि आपकी बेटी को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे, और अब आप अपनी ही बातों से मुकर क्यों रही हैं? सरला अब जब अपनी बहू की ये बातें सुनती है तो वो अपने मन ही मन में सोचती है, ना जाने मैंने किस गवार को अपने घर की बहू बना लिया। यहाँ पीएचडी और अच्छी पोस्ट पर रहने वाले लोग बेरोजगार हैं और इन्हें नौकरी करनी है। देर शाम को भी चंदा अपने कमरे में पड़ी रहती है और वो घर का कोई भी काम नहीं करती। ऐसे में सरला अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं इसे घर के कामों के ही पैसे दूं। नौकरानी तो रख नहीं सकते, इसके बदले इससे ही काम करवाती हूँ, क्योंकि घर की बहू बाहर काम पर जाए अच्छा थोड़ी लगेगा। अब जैसे ही देर रात सरला का बेटा अमन घर आता है तो खाने की टेबल पर खाना खाते हुए सरला अपने बेटे अमन और बहू से कहती है, मैंने आज फैसला किया है कि बहू काम करेगी। मतलब अब ये भी कमाने जाएगी बाहर? हाँ, ये भी अब कमाएगी। एमए कर रखी है मेरी बहू ने, तो पैसे कमाने तो बनते हैं। लेकिन माँ, मुझे इसकी कमाई नहीं चाहिए। या तो ये इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगा अगर ये बाहर कमाने गई तो। मैंने तुझसे राय नहीं मांगी, मैं अपना फैसला सुना रही हूँ। माँ जी, मुझे पता था आप मान जाएंगी। चंदा अपनी सास सरला के फैसलों पर खुशी तो जाहिर करती है, लेकिन अब तक सरला ने ये नहीं कहा कि चंदा क्या करेगी और कैसे। तब सरला अपने बेटे और बहू को कहती है, बहू आज से यानी अभी से घर के हर कामों की तनख्वाह लेगी। क्या? ये अपने घर के कामों के पैसे लेगी? ये कैसी नौकरी है माँ? माँ जी, घर की नौकरी यानी मैं अपने ही घर में काम करने के पैसे लूंगी। सास की नौकरी करने वाली बहू है तू मेरी, जिसके पैसे तुझे मिला करेंगे। अब चंदा इस शर्त को मान लेती है, क्योंकि जो काम अब वो कर रही थी उसके पैसे तो उसे मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन घर के काम करने से उसे अब पैसे मिले तो ये तो काफी अच्छी बात हुई। अब अगली ही सुबह चंदा जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगती है, जो पहले सुबह 11 बजे उठा करती थी। ये देखकर अब सरला अपनी बहू से खुश तो होती है, लेकिन सरला अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए उसकी बॉस बन जाती है और अपनी बहू से कहती है, ये जो धूल मिट्टी टेबल पर जमी हुई है, इसे दिन में कई बार कपड़ा मारना है, और अभी पहले इस पर कपड़ा मार फिर खाना खाने बैठी हो। माँ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाकर करूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तेरी ड्यूटी है और इसे तुझे करना ही पड़ेगा, समझी ना? अब सरला अपनी बहू को जब भी बैठा देखती तो वो उसे कोई ना कोई काम बता देती। देर शाम सरला के घर विमला का आना होता है। तभी विमला को देखकर चंदा विमला से कहती है, और विमला काकी, क्या हाल चाल है? बहुत दिनों बाद नजर आई हो आप। अच्छी हूँ, और तुझे क्या हो गया है जो ऐसा हाल बना रखा है? तेरे घर का काम अभी तक नहीं हुआ है क्या? बहू, जाकर चाय बना ला विमला और मेरे लिए। चंदा के जाने के बाद विमला सरला से कहती है, क्या हाल बना दिया है तूने अपनी नई नवीली दुल्हन का? देख तो बेचारी अभी तक नहाई भी नहीं है। क्यों नहाएगी? जब काम करने के पैसे लेगी तो यही हाल होगा। क्या? काम करने के पैसे, वो भी घर के कामों का? सरला विमला को सब बता देती है कि कैसे सरला ने अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए घर के कामों के दाम फिक्स किए हैं। अब ऐसे में जैसे ही चंदा विमला और सरला के लिए चाय लेकर आती है, चंदा बैठने ही वाली होती है कि तभी सरला चंदा से कहती है, बहू, वॉशरूम साफ कर दे जाकर, उसके बाद आकर चाय पी लियो। भागी नहीं जा रही तेरी चाय।
लेकिन माँ जी मैं खाना कैसे खाऊंगी, मुझे नहीं करनी साफ सफाई। तुझे करना तो पड़ेगा बहू, ये तेरी ड्यूटी है। अब हार कर नाक पर रुमाल बांधकर चंदा वॉशरूम की सफाई करती है। ये देखकर विमला सरला से कहती है, तू इतनी कठोर कब से हो गई है रे सरला? मुझे नहीं पता तू क्या चाहती है, एक बार देख उसकी तरफ, क्या हाल हो गया है उसका। मैं समझती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ विमला, लेकिन इसने शुरू में काम किया, लेकिन जब इसे मैंने कहा कि तू अच्छा घर का देख रेख कर रही है तो इसने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, आपकी नौकरानी बनने नहीं आई हूँ इस घर में। फिर तो तू इसे अच्छे से सबक सिखा, अपने घर का काम कोई बोझ होता है। अब जब सरला ने अपनी बहू को सबक सिखाने की ठान ही ली थी तो वो अपनी बहू का बना काम भी बिगाड़ कर उससे करने को कहती। ऐसे में चंदा एक सप्ताह में ही परेशान हो जाती है और देर शाम अपने पति अमन के आने पर अपने पति अमन से कहती है, सुनिए जी, माँ को समझाइए ना कि वो मेरे काम को बिगाड़ कर फिर से मुझसे काम करने को ना कहे। मैं माँ और तुम्हारे बीच में किसी एक को कुछ भी नहीं बोल सकता, और ये जो भी तुम कर रही हो ना, ये खुद की बदौलत कर रही हो, तो करो काम और कमाओ खूब पैसा। अमन भी चाहता था कि चंदा को सबक मिले, क्योंकि उसे बस इसी बात का घमंड था कि वो पढ़ी लिखी है, घर का काम वो क्यों करेगी। लेकिन अब वो वही काम पैसे के लिए कर रही थी। अब अगले दिन सुबह सुबह ही सरला अपनी अलमारी के सारे कपड़े अलमारी से निकाल कर रख देती है और उन कपड़ों को अपनी बहू चंदा से कहती है ठीक करने के लिए। ये देखकर चंदा भी अपना सर पीटते हुए अपनी सास को कहती है, माँ जी सुबह सुबह ही इतना सारा काम किया है, मुझसे नहीं होगा अब ये सब। करना तो तुझे ही पड़ेगा बहू ये सब, क्योंकि मैं तुझे काम करने के लिए पैसे जो दे रही हूँ, अब मैं जो करवाऊँ वो तुझे करना ही होगा। अब ऐसे में चंदा घर का सारा काम शाम के 4 बजे खत्म करके जैसे ही सोती है वैसे ही सरला उसके ऊपर पानी डाल देती है। ये सब देखकर चंदा रोने लगती है और वो रोती है। तभी चंदा अपनी माँ को फोन करके अपनी माँ को रोते हुए कहती है, माँ मुझे अब और यहाँ नहीं रहना है, मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाती है और तो और वो मुझे सोने भी नहीं देती। ये सारी बातें सरला भी सुन लेती है और देर शाम अपनी बहू को हॉल में बुलाकर उसे गले लगाकर अपनी बहू चंदा से कहती है, मुझे जो सबक तुझे देना था वो तुझे मिल चुका है, बहू तू रो मत, ये ले तेरे 10,000 रुपए तेरी मेहनत की कमाई, जिसके लिए तूने बहुत मेहनत की है। माँ जी अब मुझे पैसों के लिए काम तो नहीं करना पड़ेगा ना? अगर तू करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन इससे डबल काम भी मैं तुझसे करवा सकती हूँ। माँ जी नहीं नहीं, अब तो मैं बिना बोले भी काम करूँ। अब जब चंदा को सबक मिल ही गया था तो वो अब अपनी सास का यानी अपने घर का काम मुफ्त में करने लगती है। नहीं तो चंदा तो अपनी सास की ही नौकरी करने वाली बहू बनकर घर में रह गई थी। मंदिरा देवी ने अपने मंदिर जैसे घर को बड़ा संजो कर रखा था और उसकी 5 बहुएं भी उस मंदिर को स्वर्ग मानती थी। भगवान की दया से मंदिरा देवी के पास सब था। बच्चे अच्छा कमा रहे थे, लेकिन कमी थी तो बहुओं की तरफ से। मंदिरा की सबसे बड़ी बहू साक्षी, उससे छोटी माया, बीच वाली कनिका और चौथे नंबर की कोयल, चारों की चारों बहुओं की कोख सुनी थी। लेकिन 5वीं बहू आनंदी के एक बच्चा था जो अभी लगभग 1.5 साल का था। ऐसे ही एक सुबह जब हॉल में बैठी मंदिरा अपने पोते को खिला रही थी, तभी उसकी बड़ी बहू साक्षी उसके पास दूध लेकर आती है और उससे बोलती है, माँ जी ये लीजिए दूध। पर ये क्या, आप बड़ी जल्दी उठकर मुन्ने के साथ खेलने लगी, आनंदी नहीं उठी क्या इसे संभालने के लिए? अरे बहू, पूरी रात ये शैतान अपनी माँ को कहाँ सोने देता होगा। आज भी 4 बजे उठकर बैठा था। वो तो शुक्र है कल रात इसे मैंने अपने पास सुलाया था, इसलिए जब ये उठा मेरी भी आँख खुल गई, वरना ये शैतान अपनी माँ की नींद खराब करता। माँ जी अब वो माँ है इसकी, अगर नींद खराब भी होती है तो उसका फर्ज था इसको संभालना। वैसे भी आप ऐसे जल्दी उठेंगी तो आपके शरीर को भी तो थकान होगी। अरे कहाँ थकान बहू, मेरे पोते को देखकर तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। अच्छा तू दूध लाई है ना मेरे लिए, ला रख दे। साक्षी दूध रखने जाने ही लगती है कि तभी सुबह सुबह मंदिरा की पड़ोसन शारदा उसके घर आती है और मंदिरा को मुन्ने के साथ खेलता देखकर कहती है, अरे वाह, दादी पोता सुबह सुबह खेलना शुरू हो गए। तेरा सही है मंदिरा, मुन्ना तेरी सुबह सुबह एक्सरसाइज करवाता है। अरे अरे शारदा आओ आओ। साक्षी बहू जरा आंटी के लिए चाय बना ला। जी माँ जी अभी लाती हूँ।
सच मंदिरा, अगर तेरी छोटी बहू को भी बच्चा ना होता तो तेरा घर कितना सूना लगता। बताओ, बड़ी चारू बहुओं की कोख अभी तक सूनी की सूनी पड़ी है। उन सबको तो कोई बधाई आई ही नहीं, पर चलो आनंदी ने तो कम से कम तेरे घर में खुशियाँ भर दी। अब शारदा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने अगर ऐसा ही लिखा होगा मेरी बाकी बहुओं की जिंदगी में तो इसे कौन बदल सकता है। खैर तू बता, तेरी बहू ठीक है? सुना है पेट से है, ख्याल तो रखती है ना उसका? अरे बिल्कुल, उसे अपने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेने देती। शारदा और मंदिरा की ये सारी बातें साक्षी सुन लेती है, जो अंदर ही अंदर अपनी छोटी देवरानी के लिए नफरत पालने लगी थी। खैर, इन सब के बीच मंदिरा का सबसे छोटा बेटा संभव भागता हुआ नीचे आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आनंदी की तबीयत खराब है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। भाभी कहाँ हैं? उनको बोलिए जल्दी से आनंदी के लिए नींबू पानी लाएं। क्या हुआ बहू को? ठीक तो है ना? रुक, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। और साक्षी बहू, कनिका बहू, कोई जल्दी से नींबू पानी बना दो। कुछ देर में डॉक्टर घर आती है और आनंदी को चेक करती है। मंदिरा और उसकी बाकी 4 बहुओं के साथ संभव भी कमरे के बाहर खड़ा होता है। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आकर सबको खुशखबरी देती है कि आनंदी माँ बनने वाली है। ये सुनकर संभव बोलता है, क्या माँ बनने वाली है? मेरी आनंदी ने मुझे दूसरी खुशखबरी दे दी। वो माँ बनने वाली है। माँ आप दोबारा दादी बनने वाली हैं। भाभीओ आप ताई जी बनने वाली हैं। बहुत बहुत मुबारक हो देवर जी, आप एक बार फिर पापा बनने वाले हैं। हाँ देवर जी, अब तो आपको अपनी भाभीयों को पार्टी देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम आपको। अरे मेरी 5वीं बहू मुझे दूसरी खुशखबरी देने वाली है। सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। अब मुन्ना का छोटा भाई या बहन आएगा इस घर में। कहाँ है मेरी बहू? मैं उसकी नजर उतारूं पहले। मंदिरा कमरे में जाकर आनंदी की नजर उतारती है और संभव समेत सभी भाभियां आनंदी को घेरे खड़ी होती है, सिवाय साक्षी के। वो दरवाजे पर खड़ी सबको खुश देखकर खुद से कहती है, सबको कितनी खुशी हो रही है। ये नहीं सोच रहे कि 5वीं बहू दूसरी खुशखबरी देने जा रही है और हम चारों ने एक भी नहीं दी। इसके चक्कर में दुनिया और हमारी सास हमें कितने ताने मारेगी। सभी घर में आनंदी के माँ बनने से खुश थे और अब मुन्ना को तो पूरा का पूरा मंदिरा या कनिका संभालती थी और आनंदी को कोई काम करने नहीं देता था। ऐसे ही एक शाम जब माया अपनी देवरानी के लिए बादाम केसर का दूध बना रही होती है, तभी साक्षी रसोई में आकर उससे कहती है, ये तुम किसके लिए बना रही हो माया? दीदी, आनंदी के लिए। वो उसको थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए केसर बादाम का दूध बना दूं, उसको अच्छा लगेगा। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो माया? तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी सबसे छोटी देवरानी दूसरी बार माँ बनने वाली है और तुम एक बार भी नहीं बनी। इस वजह से दुनिया अब हम चारों को ताने मारेगी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? अब हम माँ नहीं बन पाई, इसमें हमारी क्या गलती? और दुनिया जहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारी माँ जी हमें कभी इस बात के लिए ताना नहीं मारेंगे। माया अपनी बात खत्म करती ही है कि तभी वहाँ आनंदी आती है और माया से कहती है, अरे दीदी आप ये क्या कर रही हैं? हटिए, मैं करती हूँ। अरे तुम बाहर क्यों आई? अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं वहीं दूध लेकर आती हूँ। दीदी अभी मेरी प्रेगनेंसी का पहला महीना है तो मैं आराम से काम कर सकती हूँ, इसलिए आप चिंता मत करिए। आनंदी को अपनी जेठानी के साथ इतना प्यार दिखाते हुए देखकर साक्षी कहती है, आनंदी क्यों ड्रामे कर रही हो? अगर माँ जी ने तुम्हें काम करते देख लिया तो हमें ही सुनाएंगी कि उनकी प्यारी बहू से काम क्यों करवा दिया। आखिर दूसरी खुशखबरी देने जा रही हो तो लाड प्यार तो तुमको ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है दीदी, और मेरे काम करने से माँ जी आपको नहीं सुनाएंगी। वैसे भी ये खुशखबरी मेरे अकेले की नहीं, हम सब की है और मैं अभी काम कर सकती हूँ बहुत आराम से। इतना बोलकर आनंदी माया के साथ काम करने लगती है और साक्षी ये देखकर चिढ़ के चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। आनंदी की प्रेगनेंसी को अब 8 महीने पूरे हो गए थे, जिसके चलते एक दिन जब मंदिरा हॉल में मुन्ने और अपनी बहुओं के साथ बैठी होती है तो शारदा वहाँ आकर बोलती है, अरे वाह, आज तो मंदिरा अपनी बहुओं और पोते की टोली के संग बैठी है। खैर मंदिरा, मैं ये कहने आई थी, तेरी 5वीं बहू की दूसरी खुशखबरी देने पर तो उसकी गोद भराई नहीं करवाएगी क्या? अरे क्यों नहीं करवाऊंगी, जरूर करवाऊंगी। अगले हफ्ते का प्रोग्राम रखा है, आइयो तू भी और अपनी बहू को भी ले आइयो।
एक हफ्ता गुजरता है। मंदिरा अपनी 5वीं बहू की दूसरी खुशखबरी देने की खुशी में उसकी गोद भराई रखवाती है, जहां आनंदी एक बेहद सुंदर सी साड़ी पहने सबके बीच आकर बैठ जाती है और उसकी 3 बड़ी देवरानियां उसके साथ ही बैठी होती हैं। साक्षी थोड़ी दूर खड़ी होती है और फंक्शन शुरू होते ही मंदिरा सबसे पहले अपनी बहू आनंदी की नजर उतारती है। ये देखकर शारदा बोलती है, अरे मंदिरा बहन, क्या फायदा अपनी छोटी बहू की नजर उतारने का जब आप शगुने लोग तो उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। क्या मतलब है तेरा शारदा? कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल। यही कि तेरी सबसे छोटी बहू को घेरे तेरी बाकी 5 बहुएं बैठी हैं जो अभी तक माँ नहीं बन पाई, और कहीं ऐसा ना हो अपनी देवरानी से वो जलती हो। इसलिए नजर उतारने का कोई फायदा नहीं जब बुराई घर में ही बैठी हो। क्या बकवास कर रही हो शारदा? आंटी जी, ये शुभ अशुभ अच्छा बुरा सब आपकी सोच के अनुसार होता है क्या? और मेरी जेठानियाँ मेरी बहनें हैं और मेरा होने वाला बच्चा इनका भी बच्चा है, तो मुझे और मेरे परिवार को आपकी इस घटिया राय की ना कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहनों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। सही कहा मेरी छोटी बहू ने। माना मेरी 5वीं बहू मुझे दूसरी खुशखबरी दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बड़ी बहुओं का रौब इस घर में कम होगा या उनका अधिकार कम होगा। उनके लिए मेरा प्यार सिर्फ इसलिए नहीं बदलेगा कि वो मुझे दादी नहीं बना पाई। मेरे लिए मेरी 5 बहुएं एक समान हैं और माँ बनना हुआ तो भगवान उन्हें बना देगा, और नहीं भी बनाएगा तो मेरी छोटी बहू के बच्चे ही मेरी 5 बहू के बच्चे बनकर पलेंगे इस घर में। अपनी सास की ये बात सुनकर साक्षी समेत सारी बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और साक्षी तो आनंदी के गले लगकर अपने बर्ताव और मन में भरी नफरत के लिए उससे माफी मांगती है। इसी के साथ अगले महीने आनंदी एक बहुत प्यारी सी लड़की को जन्म देती है, जिसको वो सबसे पहले अपनी जेठानियों की गोद में देती है और सभी बहुएं बस नन्ही मेहमान पर खूब प्यार लुटाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।